Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine और अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 9th का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बायो का कोर्स, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले इसके कोर्स कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो टोटल हमारे पास इसके 11 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके टोटल हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 तक, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोर्ड पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि हमने आज अपने लेक्चर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ताकि आप लोगों को एक जनरल सा आइडिया हो जाए कि हम किन किन टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं और उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि बच्चों, ये जो आप लोगों की न्यू बुक है ना, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूं। तो पहले हम बोर्ड पे एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम उसकी बुक से रीडिंग करेंगे। सही है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुने। अगर आप पूरे फोकस से इसको सुनेंगे तो साथ साथ ही आपको सब कुछ याद भी होता जाएगा। तो आज हमने पढ़ना है हमारा चैप्टर नंबर 1 और उसका है लेक्चर 1 आज। तो चैप्टर 1 का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस किसे कहते हैं, और साइंस की जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें से हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी क्या होता है और उसकी ब्रांचेस क्या क्या है, मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं बायो की हमारे पास, जिनमें जोलॉजी है, एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी है, प्लांट्स की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास बायो की 15 ब्रांचेस को हमारी बुक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चले हम बुक की तरफ चलते हैं और बुक से इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और पूरे फोकस से आपने आज के लेक्चर को सुनना है। तो बच्चों, अब आप लोगों ने बोर्ड पे ओवरव्यू देख लिया आज के टॉपिक्स का, जो आज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करने हैं। तो अब हम जल्दी से उसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। सही है, तो हम देखते हैं कि साइंस किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को मार्क करवाती जाऊंगी जो जो चीजें आपने याद करनी है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं बताऊंगी, तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज मैं आपको मार्क करवाऊंगी, तो आपने पूरे पूरे ध्यान से सुनना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस पेज पे आपने सिर्फ साइंस की डेफिनेशन पे फोकस करना है। तो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज क्या होता है? मिस्ट्रीज हम कहते हैं किसी राज को या फिर किसी हैरान कुन चीज को। तो हमारे पास जो कुदरत के राज होते हैं, कुदरत के नेचर के राज, उसको एक्सप्लोर करने का नाम, उसके बारे में पता लगाने का नाम क्या है? साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है कि साइंस इज अ, यहाँ पे आप लोगों के पास अगर डेफिनेशन है ना, तो आपने ऐसे लिखना है कि साइंस इज अ, इट इज अ नहीं लिखना, साइंस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये है साइंस की बेसिक डेफिनेशन। साइंस में हम क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम मुशाहिदा करते हैं, और हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हम तजुर्बा करते हैं। किस चीज का? नेचुरल वर्ल्ड का, नेचर में जो कुछ हो रहा होता है हमारे इर्द गिर्द, उसके ऊपर हम पहले उसका मुशाहिदा करते हैं, फिर हम उस पर तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन, एक नतीजा निकालते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अच्छा, इसको हम सिस्टमैटिक वे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो ना, एक हर चीज का एक तरीका कार होता है। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसका भी एक पूरा सिस्टम है कि पहले आप एडमिशन लोगे, फिर आप क्लास में जाओगे, क्लासेस लोगे, फिर आप एग्जाम्स होगे, फिर रिजल्ट आएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पहले रिजल्ट आ जाए, फिर आप एग्जाम दे रहे हो, फिर एडमिशन हो रहा हो। तो ये भी साइंस में भी ऐसे है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है, एक तरतीब से चीज चलती है। यानी पहले ऑब्जर्व किया जाएगा, उस चीज का मुशाहिदा किया जाएगा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर एक फाइनल कंक्लूजन आएगा, जिसको हम थ्योरी या लॉ कहते हैं। सही है, इधर से आपने इसकी डेफिनेशन को करना है। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि साइंस की जो है वो 4 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है बायोलॉजी, जो हमारी ये बुक है, जो हमने ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, और एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और एक क्या है? मैथमेटिक्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक 1.1, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी किसकी साइंस है? जिंदगी की, जिंदा चीजों की, लाइफ की।
तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि साइंस क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वही एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन अगर हम लाइफ पर करें, यानी जिंदा चीजों पर, ह्यूमन बींग्स पर, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी के जो लफ्ज है वो दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है। एक है बायोस यानी कि लाइफ, जिंदगी, और दूसरा है लोगोस यानी कि स्टडी, थॉट और रीजनिंग। तो एक ऐसी स्टडी जिसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, ये बनावट के बारे में बताता है। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, काम, जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करता है। तो इस तरह से फंक्शंस के बारे में ये हमें बताती हैं। इंटरैक्शंस, ताल्लुकात, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिंदा चीजों के, जानदारों के जो आपस में ताल्लुकात हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनके फंक्शंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बायोलॉजी की डेफिनेशन है। ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बस इतना बताया हुआ है कि जो बायोलॉजी का नॉलेज है वो हमें हेल्थ के बारे में, सेहत, फूड खाने के बारे में, एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के बारे में भी बताते हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजी की डिस्कवरी है, जो इजादात इजादात हैं, वो इतनी ज्यादा हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमें हमारी आंख से भी नजर नहीं आता, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। इतनी छोटी चीज से लेकर हमारे प्लैनेट जो कि सियारे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वहां तक का हमें नॉलेज कौन दे रहा है, बायोलॉजी। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो साइंटिस्ट ने बायो को 3 फील्ड्स में डिवाइड किया है, सही है। एक है जोलॉजी, एक है बॉटनी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि हमारी लाइफ पे, अर्थ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होता है वैरायटी, काइंड्स। तो हम लाइफ की बहुत वैरायटी है, बहुत काइंड्स हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम उसको जो है वो किसी न किसी फील्ड्स में या किसी ग्रुप्स में डिवाइड करें, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहली फील्ड है जोलॉजी। जोलॉजी जो है वो उसके नेम से पता चल रहा है कि जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, और लॉजी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि स्टडी को कहते हैं हम। तो जोलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हम एनिमल्स के भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी बनावट को। जैसे एक लॉइन है तो उसकी बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, और उसके फंक्शंस के बारे में कि वो करता क्या है, वो शिकार करता है, वो क्या करता है, ये उसके फंक्शन है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रवैया कैसा है इर्द गिर्द। और डाइवर्सिटी, उसकी कितनी काइंड्स हैं, उसकी कितनी वैरायटी है, क्या टाइप्स हैं उसकी, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, जोलॉजी में। तो जो एनिमल्स की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, जोलॉजी। बॉटनी, बॉटनी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें भी हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी साख देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं कि वो कैसे ग्रो करते हैं, वो किस तरह से बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखते हैं कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वो तरीका जिससे एक प्लांट जो है वो दूसरे नए प्लांट्स बताता है, नए पौधे बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। एंड इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, और पौधे जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन रखते हैं, कैसे ताल्लुकात रखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ। तो क्या करते हैं पौधे, पौधे जो है वो हमें फूड देते हैं, हमें खाना देते हैं, उसके अलावा वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये जो है वो कुछ उनके अपनी इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ जो है वो इंटरेक्शन है। अब माइक्रोबियोलॉजी हमारे पास क्या चीज है, माइक्रोबियोलॉजी है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं। ये सब वो चीजें हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखनी पड़ती हैं, जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आती। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होता है, बनावट या साख्त। फंक्शंस, उनके काम। हैबिटेट्स, हैबिटेट्स होता है मस्कन, यानी कि वो रहते कहाँ पे हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर, नेल्स में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गट में रहते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज में रहते हैं, और कुछ जो है वो लो टेम्परेचर के एरियाज में रहते हैं। तो इस वजह से डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी अपनी कॉपीज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर में इंक्रीज कैसे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और हेल्थ पर यानी कि सेहत पर और माहौल पर उनका क्या असर होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार नहीं करता, जैसे कि हर बैक्टीरिया जो है वो हमें, हमारी हेल्थ पर बुरा असर नहीं डालता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। तो हेल्थ पर उनके डिफरेंट तरह के असर होते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर 15 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है बायो की। तो सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है वो है मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म हम किसको कहते हैं? शक्ल को। और स्ट्रक्चर हमने अभी पर भी पढ़ा कि हम बनावट को या साख्त को कहते हैं। सही है। तो मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जानदार की, उसकी शक्ल को और उसकी बनावट को हम देखते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। आउटवर्ड अपीयरेंस क्या होती है? जाहिरी शक्ल सूरत जो उसकी बाहर से हमें नजर आती है। जैसे किसी भी चीज को देखते साथ हम जो अंदाजा लगाते हैं कि ये ऐसी नजर आ रही है, वो क्या होती है? उसकी मॉर्फोलॉजी। जैसे कोई गाड़ी है, दिखते साथ हम कहते हैं कि ये इस तरह की दिख रही है, या इसका कलर इस तरह का है, या इसकी शेप इस तरह की है, तो वो सब उसकी क्या है? आउटवर्ड अपीयरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमें शेप, कलर, पैटर्न वगैरह जो है वो उन सब चीजों का हम देख सकते हैं। जैसे पैटर्न है कि वो सर्कुलर है, वो रेक्टेंगुलर है, या किस तरह के पैटर्न में है। तो ये सब चीजें हम किस में देखते हैं? मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ऑर्गन्स वगैरह को देखते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी किस तरह से नजर आ रही है, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। या फिर अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट किस तरह से नजर आ रहा है, वो सब किस में हम देखते हैं? मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है? अनॉटमी। अनॉटमी हमारे पास बायो की एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्या एक्सप्लोर करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर को। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था? आउटवर्ड अपीयरेंस। और अनॉटमी में हम क्या देख रहे हैं? इंटरनल अपीयरेंस। से ये दोनों में देख हम अपीयरेंस को ही रहे हैं, स्ट्रक्चर को ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम आउटवर्ड बाहर का जाहिरी अपीयरेंस देख रहे हैं। और अनॉटमी में हम इंटरनल अपीयरेंस को देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के, पर्टिकुलरली ह्यूमंस के स्ट्रक्चर्स को देखने को हम क्या कहते हैं? अनॉटमी कहते हैं। तो एनाटॉमी हमें किस चीज में मदद देती है? डिजीज डायग्नोसिस में, बीमारियों की तशखीस करने में मदद देती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट। अब एनाटॉमी मेडिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट में किस तरह से मदद कर सकती है? इस तरह से कि देखें, एक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है और उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो अब उस या फिर किसी बीमारी की वजह से उसकी टांग कट गई, अब उसको जो है वो नई टांग लगनी है। तो जब तक हमें लेग की एनाटॉमी ही नहीं पता, उसकी बोन्स के, मसल्स का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, उनकी अरेंजमेंट ही नहीं पता, तो वो मेडिकल डिवाइस है, वो आर्टिफिशियल लेग जो है वो उसके अंदर फिट ही नहीं हो सकती उस ह्यूमन के अंदर। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनाटॉमी जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि इससे हमें बॉडी का स्ट्रक्चर पता चलता है, तो उसकी वजह से बेहतर सर्जरी हो सकती है, बेहतर इलाज हो सकता है, और हेल्थ केयर सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन्स होती है हमारे उसमें, और कोलोन होता है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट ऑर्गन्स को पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सब किसका पार्ट है? अनॉटमी का पार्ट है। अच्छा, अब बच्चों देखो, हर फील्ड में, हर चीज में ना आप लोगों को इन ब्रांचेज में डेफिनेशन भी दी हुई है और एग्जाम्पल भी दी हुई है ज्यादातर सब में। तो जब आप लोगों के पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और 3-4 को ब्रांचेस को मिला के लॉन्ग भी बन सकते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, और डेफिनेशन की हेडिंग देके डेफिनेशन लिख देनी है, और उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देके एग्जाम्पल लिख देनी है। इस तरह से जब आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे ना, तो जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास बायो की ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो पार्ट्स फंक्शन क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हार्ट को देखा, तो हार्ट का मॉर्फोलॉजी क्या है कि वो किस तरह से नजर आ रहा है, उसका कलर कैसा है, रेड कलर है, कैसा कलर है, तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एट्रिया है, वेंट्रिकल्स हैं, उसके अंदर वॉल्स हैं, तो ये सब उसकी क्या है? अनॉटमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। और हार्ट का फंक्शंस क्या होता है कि वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, तो ये उसका है फंक्शन। तो इस फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। कि वो किस तरह से पंप करता है ब्लड को। तो ये सब कुछ जो हम स्टडी करते हैं, तो हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में। तो अब ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हमें क्या बताया हुआ है कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, मूव करवाता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? हार्ट है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, वेन्स, ब्लड, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के साथ साथ बहुत से वाइटल सब्सटेंसेस को, वाइटल क्या होता है? इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, जरूरी सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब वो वाइटल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो ऑक्सीजन है, वो फूड है, वो हार्मोन्स है, वो वेस्ट है। तो ये सब कुछ जो है वो ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं बच्चों? टिश्यूज को स्टडी करते हैं। तो टिश्यूज होता क्या है? टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सही है।
ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, एक तरह का दिखता हो, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू। तो सेम तरह के सेल्स जब सेम तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उस तरह से वो सेल्स जो हैं वो टिश्यूज की फॉर्म में ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या होता है? मुआयना करना। तो टिश्यू की जो एग्जामिनेशन है तो वो हमें किस चीज में हेल्प देती है? डिजीज डायग्नोसिस में, यानी कि बीमारियों की तशखीस में। अब टिश्यू की एग्जामिनेशन से हम बीमारियों को कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, या हिस्टोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्टोलॉजी का पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो टिश्यूज को देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप वो टिश्यूज को देखते हैं और वो ये पता लगाते हैं कि वो टिश्यू नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है, या फिर वो कैंसरस टिश्यू है, या फिर उसमें कोई डिजीज है उस टिश्यू में। और डिजीज है भी सही तो किस स्टेज की डिजीज है, अभी अभी शुरू हुई है या काफी भर चुकी है। तो ये सब कुछ जो है वो हम टिश्यू एग्जामिनेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ड्रग स्टडीज, ड्रग क्या होते हैं? वो केमिकल्स या वो दवाइयां जो हम किसी बीमारी से बचने के लिए लेते हैं। तो जो ड्रग्स हैं उनकी स्टडीज में टिश्यू एग्जामिनेशन कैसे हेल्प कर सकती है? वो इस तरह हेल्प कर सकती है कि जब साइंटिस्ट जो है या कोई बायोलॉजिस्ट जो है वो जब कोई ड्रग बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? फिर वो एक टिश्यू का सैंपल लेते हैं, उस टिश्यू के सैंपल पे उस ड्रग को जो है वो चेक करते हैं। मतलब एक वो हेल्दी टिश्यू का भी सैंपल लेके चेक करते हैं और जो डिजीज टिश्यू होता है उसका सैंपल लेके भी चेक करते हैं। डिजीज टिश्यू के ऊपर वो ड्रग से ये चेक करते हैं कि क्या वो टिश्यू, वो जो ड्रग है वो बीमारी का इलाज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। और हेल्दी टिश्यू का मकसद ये होता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रग हम अगर किसी बीमारी का इलाज करने के लिए किसी पेशेंट को दें तो उस बीमारी को तो ठीक कर दे, लेकिन उसको ठीक करते करते जो हेल्दी टिश्यूज है उनके अंदर कोई और मसला कॉज कर दे। तो हम फिर ये चेक करते हैं कि वो ड्रग स्टडीज में हम ये भी चेक करते हैं कि हेल्दी टिश्यू को कोई मसला तो नहीं हो रहा उस ड्रग से। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम हिस्टोलॉजी में किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देखें, जैसे एक सेल से मिलकर टिश्यू बने ना, इस तरह से जो सिमिलर टिश्यूज जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन क्या है? जैसे हमारा लिवर है, स्टमक है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन्स हैं। तो जब हम टिश्यूज को ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, टिश्यूज को ही समझ जाएंगे, उनको एग्जामिन कर लेंगे, उनको देख लेंगे, तो डेफिनेटली हम ऑर्गन्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि जब हम टिश्यूज को देख लेंगे, जब हम किसी चीज की बेसिक यूनिट को देख लेंगे तो हम उस मेन चीज का भी पता लगा सकते हैं कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी बनावट कैसे है, उस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्योंकि उसके अंदर टिश्यूज का जैसा स्ट्रक्चर होगा, टिश्यूज का जैसा फंक्शन होगा, वही उस ऑर्गन का भी फंक्शन होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइटोलॉजी को। साइटोलॉजी हमारे पास क्या चीज है? स्टडी ऑफ सेल्स। इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक है, लाइफ का बेसिक यूनिट होते हैं हमारी लाइफ का। जैसे कि एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है, वो ईंटों से मिलकर बनती है, इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। तो जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है जिससे हमारी बॉडी बनी है वो क्या है? वो सेल्स है। तो साइटोलॉजी में हम इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल, अनरेवल क्या होते हैं? अनफोल्ड करना या फिर जाहिर करना, मतलब कि पता लगाना फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, सेल्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को, यानी कि उनके बुनियादी जो उनके बनावट है या जो साख्त है उसके बारे में पता लगाते हैं। और उनकी ऑर्गेनेलीज, सेल्स के अंदर ना ऑर्गेनेलीज होती हैं हर सेल के अंदर। अभी आप लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे सेल वाला, तो आप उन सब ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो ऑर्गेनेल्स हमारे पास क्या क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है। तो ये सब जो है वो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके बारे में भी साइटोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ते हैं। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, और वो सेल डिवीजन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। सेल डिवीजन का मैकेनिज्म क्या होता है? कि सेल्स का डिवाइड होना। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे बल्कि बताया हुआ 30 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में। तो इतने सारे सेल्स एक साथ तो नहीं ना बन गए, तो हमारे पास क्या होता है? सेल्स डिवाइड होते जाते हैं। एक सेल, जैसे एक सेल है ना, वो डिवाइड होगा और 2 सेल्स बना देगा। अब ये 2 सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होंगे और इस तरह से 4 सेल्स बन जाएंगे। ये आगे दोबारा इस तरह डिवाइड होते जाएंगे। तो इस तरह करके हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिवीजन से। ये सेल्स किस में डिवाइड होते हैं? एक्सपोनेंशियल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 बन जाएंगे। तो सेल डिवीजन को भी हम किस फील्ड में पढ़ते हैं? साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। ये आप लोगों के पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है एमसीक्यू, तो इसको आप लोगों ने इस वैल्यू को याद रखना है बच्चों, सही है। अब मैं आप लोगों को 30 ट्रिलियन का मतलब बताती हूँ। देखो, जो 1 मिलियन होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास वो इक्वल होता है 10 लाख के। उसके बाद जो 1 बिलियन होता है ना, वो इक्वल होता है 1
अरब के, उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? उसमें इसमें 6 ज़ीरोज़ थे ना, इसमें 9 ज़ीरोज़ हैं। तो जो 1 ट्रिलियन होता है ना, वो इक्वल होता है 1 खरब के। तो और उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास? जैसे इसमें 9 है ना, तो उसमें हमारे पास 12 ज़ीरोज़ होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 ट्रिलियन 1 खरब के इक्वल होगा, तो 30 ट्रिलियन का मतलब क्या है? 30 खरब सेल्स है हमारी बॉडी में, कि हम पूरी जिंदगी भी गिनते रहे तो हम गिन ना सकें। और हर सेल का यूनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि मुनफरिद स्ट्रक्चर है एक। किस तरह से? देखो, हमारी बॉडी में आरबीसीज भी है, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, नर्व सेल्स भी, और हर सेल का काम अलग अलग है, तो इस वजह से उनका स्ट्रक्चर भी अलग है और उनकी शेप भी अलग है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिंदा लोगों में पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? जैसे एक एटम है ना, एटम से मिलके सेल, एटम से मिलके हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके आगे सेल बनते हैं, फिर सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, फिर फर्दर जो है वो ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं और एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमें बहुत से फूड से भी मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उनसे, और कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम जो गंदम खाते हैं, आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे हमें मिलता है व्हीट से। प्रोटीन्स हमें मीट से मिलते हैं, एग से मिलते हैं। लिपिड्स हमें फैट से, घी, बटर वगैरह से मिलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, यानी जिंदगी के जो बुनियादी अमल है जो हो रहे हैं हमारी एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, और ये एक बुनियादी प्रोसेस है प्रोटीन्स के बनने का, जिसको कौन पढ़ता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। डेवलप ड्रग्स, ड्रग्स की डेवलपमेंट कराते हैं। ड्रग्स क्या होते हैं? हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंसेस या दवाइयाँ, जब हम बीमार होते हैं तो जो हम लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? ड्रग्स। अब ड्रग्स के डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कैसे हेल्प कर सकता है? इस तरह से हेल्प कर सकता है कि जो ड्रग्स है, इन्होंने जाके इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो एक्ट करना है। तो जब इन मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा, तो ही हम इफेक्टिव ड्रग्स बना सकते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब ये बहुत मजे की बात है बच्चों। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कि जैसे कि आप समझो कि एक काऊ है जो बहुत अच्छा दूध देती है और बहुत हेल्दी है, और एक और काऊ है जो बीमार रहती है और जो मिल्क नहीं देती। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? जो अच्छी वाली काऊ है जो मिल्क देती है, उसके जीन्स लेंगे, और उसके जीन्स लेके हेल्दी काऊ के जीन्स को जो दूसरी काऊ है जो बीमार रहती है उसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरी काऊ है वो भी उन जीन्स को जो है वो डेवलप कर लेगी, और वो भी अच्छे तरीके से मिल्क देना शुरू कर देगी और हेल्दी हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि हमने जीन्स डाल के उसको मॉडिफाई कर दिया, बेहतर कर दिया। अच्छा, तो नेक्स्ट बच्चों अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक एग से, एक अंडे से किस तरह से हमारे पास एक पूरा जानदार ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसकी डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो मेल स्पर्म होता है और फीमेल एग होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होता है और वो एम्ब्रियो बनाता है। पहले स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होगा और वो एम्ब्रियो बना देगा। फिर 8 हफ्ते बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटस में। और फीटस जो है वो बिल्कुल रियल बेबी की तरह लगता है। और फिर उसके बाद हमारे पास बर्थ होती है बेबी की, और फिर वो आहिस्ता 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 ग्रो होते होते पूरा एक बड़ा ऑर्गेनिज्म, एक बड़ा ह्यूमन बींग बन जाता है। तो ये जो पूरे एक एग से शुरू होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इसमें साइंटिस्ट टिश्यू की फॉर्मेशन को भी देखते हैं, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को भी देखते हैं, क्योंकि वो तो एक एग से स्टार्ट किया ना उन्होंने देखना। तो पहले वो एग था, सेल्स बने, टिश्यूज बने, ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम्स बने, फिर कहीं जाके ऑर्गेनिज्म बना। और साइंटिस्ट इन सब चीजों को स्टडी करते हैं इस फील्ड में। अच्छा, उसके अलावा एक और फायदा इस फील्ड में ये होता है कि बर्थ डिफेक्ट्स को पता लगाया जा सकता है। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसी बीमारियां जो पैदा होने से पहले ही बच्चों को हो जाती हैं। यानी कि पैदा होने से पहले ही कुछ बच्चों को हार्ट इशू हो जाता है, या कोई टांग नहीं होती, हाथ पांव नहीं होते, पैदाइशी माजूर होते हैं, या पैदाइशी अंधे होते हैं बच्चे कुछ, या एबनॉर्मल पैदा होते हैं।
तो अगर उनके बारे में पहले ही पता चल जाए तो फिर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कुछ हद तक पॉसिबल हो जाता है, बजाय इसके कि वो इसी बीमारी के साथ पैदा हो जाएं। फिर उनका जो ट्रीटमेंट है ना वो मुश्किल हो जाता है। वो ट्रीटमेंट कैसे उनका पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉपर डाइट दी जाए, या फिर रेगुलर जो है वो डॉक्टर के साथ चेकअप हुआ जाए, या फिर वैक्सीनेशन कर दी जाती है पहले ही, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो जाता है। तो इस फील्ड की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बर्थ डिफेक्ट्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिर उनको ट्रीट करने में भी हेल्प की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात जो हैं वो वालिदैन से उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफर होती है। अब वो क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, वो हो सकता है हमारे पास आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, चेहरे के फीचर्स, फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में किसके थ्रू आती है, जीन्स के थ्रू आती है। हर कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स अलग होते हैं। जैसे आई कलर का जीन अलग होगा, स्किन कलर के जीन अलग होते हैं। तो जो जीन्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट्स की उनके बच्चों में आ जाती हैं। जीन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है वो स्मॉल यूनिट होते हैं डीएनए का। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियां होती हैं जो अक्सर जो है वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया है, डायबिटीज है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अक्सर पेरेंट्स को जिनको डायबिटीज होता है आगे उनके बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती जाती है उनको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एंड डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पौधों की और एनिमल्स की बेटर वैरायटीज भी बनाई जा सकती हैं। किस तरह से बेटर बनाई जा सकती हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जिनमें हमने जीन्स को ट्रांसफर करके इंसर्ट करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक अच्छे ऑर्गेनिज्म से हेल्दी से जीन को लिया और दूसरे जो हेल्दी नहीं था उसमें डाल दिया, तो वो भी अच्छे तरीके से काम करने लग गया, बेटर हो गया। तो इस तरह से हम बेटर वैरायटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्लांटोलॉजी के बारे में। प्लांटोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, आसार या फिर बाकियात। अच्छा, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स यानी कि मुआयना करना फॉसिल्स का, बाकियात का, हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। साइंटिस्ट को किस चीज में हेल्प करता है कि वो जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पता लगा। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, एवोल्यूशन का मतलब होता है जिंदा चीजों में होने वाली तब्दीलियां जो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से सरवाइव करने में मदद देती हैं। वो चेंजेस, वो तब्दीलियां जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आते हैं, यानी कि अचानक से, आहिस्ता आहिस्ता कुछ किसी वजह से उनके अंदर वो तब्दीलियां आहिस्ता 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 आती जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम देखते हैं कि एलिफेंट था, जो हाथी है, हम पहले कहते थे कि उसकी ट्रंक छोटी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रंक जो है वो बड़ी होती गई उसकी जरूरत के हिसाब से। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल दी हुई है डायनासोर की। कह रहे हैं कि डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स। डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो हमें, फॉसिल्स यानी कि बाकियात, जो डायनासोर के हमने फॉसिल्स देखे, वो हमें किस चीज का सबूत देते हैं, गवाही देते हैं, किस चीज की, जायंट रेप्टाइल्स। उससे हमें ये पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े रेंगने वाले जानवर, जायंट रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले जानवर। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले हमारी जमीन पर रेंगने वाले बहुत बड़े बड़े से जानवर जो थे वो घूम रहे थे। सही है, घूम रहे थे। अब हमें इस बात का ना पता होता है कि इस टाइप की भी कोई चीज, डायनासोर टाइप की भी कोई चीज हमारी अर्थ पर होती थी, क्योंकि वो तो इतने लाखों साल पहले की थी। लेकिन उसके बारे में हमें कैसे पता चला, उनके फॉसिल्स को देखकर और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर। अब यहाँ पे जो ना फॉसिल्स की डेफिनेशन बताई हुई है, तो ये भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से करनी है। सारे जो ब्रांचेस है इनकी डेफिनेशन तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, लेकिन ये जो साइड बॉक्सेस है इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि बोर्ड में अक्सर इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने इन पर बहुत फोकस करना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स जो है वो बाकियात होती हैं किसकी,
प्लांट्स की, पौधों की और एनिमल्स जानवरों की, दैट वर प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड क्या होता है? महफूज कर लेना किसी चीज को, सही है। इन रॉक्स, पत्थरों में, चट्टानों में, एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, और जो जमीन की दूसरी लेयर्स होती हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती हैं, उनके अंदर वो महफूज हो जाते हैं फॉसिल्स, यानी कि प्लांट्स की और एनिमल्स के बाकियात। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम। जो सबसे पुराना फॉसिल जो जाना जाता है वो क्या है? साइनोबैक्टीरियम, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो कि कितने साल पुराना है? 3.5 बिलियन साल पुराना है। अभी हमने पढ़ा था कि 1 बिलियन जो है वो 1 अरब के इक्वल होता है, तो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड होता है साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम जो है ना वो जमीन पर पाई जाने वाली सबसे पहली जिंदा मखलूक माना जाता है। इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये पानी के नीचे पाया जाता था और ये बिल्कुल एल्गी की तरह होता था, लेकिन असल में ये क्या है? बैक्टीरिया है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनोमी को। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो टेक्सोनोमी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को क्लासीफाई करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं, उनको डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। किस चीज की बेसिस पर? सिमिलैरिटीज के, उनके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सेम है, और क्या चीजें जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ क्या क्या है उनमें, सही है। क्योंकि हमारे पास ना जमीन पर बहुत से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अगर वहाँ पर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की लाखों करोड़ों टाइप्स हैं, फिर आगे एनिमल्स हैं, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर उन्हें प्रॉपर ग्रुप्स में डिवाइड ना किया जाए तो उनको समझने में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इस वजह से जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो उनको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिजम्स की जो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें हम उनको क्लासिफाई करते हैं, तो वो किस चीज में हेल्प करती है? उनको ऑर्गेनाइज करने में। मतलब कि जैसे हम अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें कितनी अच्छी लगती है, अगर वो ऑर्गेनाइज ना हुई भी हो तो इस तरह से कपड़े बिखरे बिखरे से अंदर पड़े हो तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। जब वो ऑर्गेनाइज होती है तो हमें हर चीज समझ आती है। तो इसी तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो भी ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज कर देती है और अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प देती है। क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, अगर हम उनको ग्रुप्स में नहीं डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। और न्यू स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये किस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आप समझे कि किसी फॉरेस्ट में या किसी जंगल में हमें एक नया इंसेक्ट मिला है या नया बर्ड मिला है साइंटिस्ट को, तो अब साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी स्पीशी है, ये क्या है? तो उसके लिए वो क्या करेंगे? वो उसकी सिमिलैरिटीज को और डिफरेंसेस को चेक करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ उसको मैच करेंगे, और वो जिस ग्रुप से ज्यादा सिमिलर होगा उसे उस ग्रुप में प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सी स्पीशी है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम किसको कहते हैं कि एक स्पीशी का वक्त के साथ साथ चेंज होना, उसके अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं उनको। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या होता है कि कौन सी स्पीशी किस स्पीशी से इवॉल्व हुई, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि एक स्पीशी के अंदर जब चेंजेस आते जाते हैं ना, आहिस्ता 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 उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि वो एक बिल्कुल न्यू स्पीशी में चेंज हो जाती है, बिल्कुल न्यू स्पीशी में चेंज हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो डायनासोर के फॉसिल्स मिले वो किससे मिलते जुलते थे? बर्ड्स से मिलते जुलते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं वो डायनासोर की एवोल्यूशन से बने हैं। तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अच्छा, अब इसके एग्जांपल हम ऐसे देते हैं जैसे कि देखो आप लोगों के स्कूल में क्लासेस बनी हुई होती हैं, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास। अगर इस तरह से बच्चों को क्लास में डिवाइड ना किया जाए तो कितनी कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है और किसको किस टीचर ने पढ़ाना है। और इवन क्लासेस के अंदर भी सेक्शंस होते हैं, 9 क्लास के भी 2-3 सेक्शंस होते हैं अक्सर स्कूल्स में, 10th क्लास के भी सेक्शंस होते हैं इस तरह। तो सिमिलैरिटीज की बेसिस पर जो है वो क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। तो नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस ब्रांच के बारे में, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी हमारे पास बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के, एक जानदार के, उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसके माहौल के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा ताल्लुक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब वो ताल्लुक जो है वो क्या हो सकता है कि वो एक लिविंग के साथ भी हो सकता है और एक लिविंग का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द जो भी है, जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग फिर रहे हैं या फिर कबर, हमारे हम रूम में है तो हमारी कबर्ड है, हमारा बेड है, टेबल है, ये सब कुछ हमारी किस में आ जाता है? इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम किस फील्ड में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी जो है कंजर्व होता है, बचाना,
सही है। किसको कंजर्व कर सकती है? बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ यानी जिंदा चीजें, और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी या काइंड्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी या काइंड या डिफरेंट तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर हैं उनको कंजर्व कर सकती है, उनको बचा सकती है, एंड एड्रेसेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और जो हमारे माहौल में जो मसाइल होते हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस देती है, बताती है। सही है। अब कैसे बचाती है बायोडाइवर्सिटी को? जैसे हमें पता है कि ह्यूमंस को शेर से नुकसान पहुंच सकता है, लॉयन से नुकसान पहुंच सकता है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में लॉयंस कभी भी नजर नहीं आएंगे, लॉयंस जंगलों में होंगे। सही है। तो इस तरह से अगर हम रिलेशनशिप्स को या इंटरेक्शंस को देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको समझ सकते हैं, तो फिर ही हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें बताया गया यहाँ पे कि द फूड चेन फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मिसाल के तौर पर इलस्ट्रेट्स होता है वाजिया करना, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना या बताना। तो फूड चेन जो है वो क्या बताती है, क्या वाजिया करती है? इंटरकनेक्टेडनेस यानी कनेक्शन, यानी कि ताल्लुक को, आपस में जो ताल्लुक होता है, आपस का ताल्लुक किसका? ऑर्गेनिजम्स का। किस चीज के लिए? एनर्जी, ताकत के लिए, और न्यूट्रिएंट्स क्या है? ग़िज़ाइयत के लिए। फूड चेन क्या है? जैसे कि ग्रास है, वो ग्रास होपर को खाएगा, ग्रास होपर फ्रॉग को खाएगा, सॉरी, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। तो ये सारी चीज हमारे पास क्या होती है? फूड चेन होती है कि एक एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मैरिन बायोलॉजी के बारे में। मैरिन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। मैरिन बायोलॉजी जो है वो ओशंस में, समंदरों में जो है वो जो लाइफ है या जो जानदार चीजें रहती हैं उनके बारे में बताती है हमें। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशन बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि जो समुद्रों में रहने वाली डिफरेंट तरह की मखलूक है उसके बारे में हमें समझने में हेल्प देती है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज को डिस्कवर करने में हेल्प देती है। किस तरह से? कि हमारी अर्थ पे तो बहुत सी स्पीशीज है, लेकिन समंदर के अंदर भी बहुत सी स्पीशीज है। फिशेस की ही लाखों करोड़ों टाइप्स हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ ओशंस के अंदर होते हैं। तो इस तरह की जो नई स्पीशीज हैं उनकी भी डिस्कवर करने में, यानी कि इजाद करने में या उनका पता लगाने में हमें हेल्प देती है। एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज। और मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज का मतलब क्या है? कि जो समंदर के अंदर जो जानदार रहते हैं उनको क्या क्या खतरात है और उनको कैसे बचाया जा सकता है, उसमें हमें क्या देती है? हेल्प देती है। सही है। अच्छा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, आप सबको पता है बच्चों, उसमें 70% तक क्या है? वाटर है। तो 70% वाटर है, तो 70% अर्थ जो है वो ओशन से भरी हुई है। तो हम ओशन से बना है, मतलब ओशन है अर्थ के अंदर। तो ओशन जो है वो एक बिगेस्ट इकोसिस्टम है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बताया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। के कोरल रीफ्स जो हैं वो समुद्री जिंदगी की एक बहुत बड़ी वैरायटी को क्या करें? सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। अब ये क्या चीज है? कोरल रीफ्स जो है ना वो छोटी छोटी सी जालियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर होते हैं। सही है। वो कलरफुल कोरल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो छोटी छोटी सी फिशेज होती है ना, और जेली फिशेज होती है, टर्टल्स वगैरह जो समुद्री मखलूकात हैं, वो क्या करती हैं? वो उसके अंदर ना घर की तरह रहती है। वैसे एक जाली सी बनी होती है, जाल सा कलरफुल सा बना होता है, वो उसके अंदर रहती है। जैसे कि एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, हम बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं। इस तरह से जो मैरिन लाइफ है, जो समुद्री मखलूकात हैं, वो किस में रहती है? कोरल रीफ्स में रहती है। ज्यादा नहीं, मतलब 25% तक की जो मैरिन लाइफ है ना वो कोरल रीफ्स को यूज करती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। पैथोलॉजी में हम डिजीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके कॉजेज, उनकी वजह के बारे में कि बीमारी हुई किस वजह से, और इफेक्ट्स, और उस बीमारी का बॉडी पर क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। पैथोलॉजी जो है वो डिजीजेस की, बीमारियों की तशखीस में भी मदद देती है, प्रिवेंशन में, उससे बचाव में, और उसके ट्रीटमेंट में भी मदद देती है। जाहिर है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें बीमारी है क्या, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर किसी इंसान को बुखार है तो उसे नहीं पता कि वो सीजनल बुखार है, वो मलेरिया का बुखार है, या वो डेंगू का बुखार है, जब तक वो उसका टेस्ट न करवाए प्रॉपर और उसे कंफर्म ना हो जाए, तभी उस चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। For example, pathology studies how the uncontrolled division and spread of cells causes cancer. पैथोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो सेल डिवीजन की वजह से या सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से और उनके बहुत ज्यादा फैलने की वजह से कैंसर हो जाता है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सेल्स जो है वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं।
लेकिन ओल्ड सेल्स खत्म भी तो होते जाते हैं ना। तो अगर ओल्ड सेल्स भी ना खत्म हो, बिला किसी ज़रूरत के, बगैर किसी ज़रूरत के नए सेल्स बनते जाएँ, बनते जाएँ, बनते जाएँ और बॉडी में स्प्रेड होते जाएँ, तो वो एक ट्यूमर बना देते हैं, जो कि आगे चल के क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिसीजेस। इम्यूनोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ वो क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमें वायरसेस, बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह से बचाता है या किसी भी बीमारी से बचाता है। इसके आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हमारे मुल्क की फौज है जो हमें दूसरे मुल्क के फौज से या उनके हमलों से बचाती है, तो इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। और इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें हमारे पास जो है वो लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, बी सेल्स आ जाते हैं, टी सेल्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज आ जाती हैं। ये सब क्या करती हैं? वो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट या किसी जर्म के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को उससे बचाती हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप द वैक्सीन्स। इम्यूनोलॉजिस्ट क्या डेवलप करते हैं? वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या चीज होती है? स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ दिए जाते हैं और ये बीमारी होने से पहले दिए जाते हैं। जैसे जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसको डिफरेंट वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि उसको बीमारियां ना लगें। जैसे आप लोगों को याद है कोविड-19 आया था जब, तो उसकी वैक्सीन लगती थी ताकि कोरोना वायरस ना हो। तो वैक्सीन जो है वो बीमारी होने से पहले लगाई जाती है, तो वो इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है, एक्टिवेट कर देती है ताकि वो उस बीमारी से हमारी बॉडी को बचा सके। अच्छा, उसके अलावा ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होते हैं? ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, जो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो जाता है खुद से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो। सही है। और इम्यून डिजीजेस क्या है? जो हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? बीमारियां। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद बॉडी में होने लग जाती हैं। तो जो इम्यूनोलॉजी में हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं जो खुद ब खुद ही होने लग जाती हैं। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। और हमारे बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जो भी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स देता है, जो उसके अगेंस्ट जवाब देता है, उसको हम इस इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और इम्यूनोलॉजिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्सेज को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज या दवाइयाँ होती हैं, क्या होती हैं? दवाइयाँ या फिर केमिकल सब्सटेंसेज जिन्हें हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए, बचाने के लिए, किससे? डिजीजेस से, बीमारियों से। तो एंड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और बॉडी पे उनका क्या असर होता है, ये भी हम किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में नए ड्रग्स की डेवलपमेंट भी की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, डिफरेंट पेन किलर्स होते हैं या कफ सिरप्स वगैरह होते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनको बनाना, जो प्रोसीजर है वो सब भी किसमें होता है? फार्माकोलॉजी में होता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसको मारने के लिए जो है वो नई एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाती हैं ताकि हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और उसको क्या किया जा सके? ट्रीट किया जा सके। तो ये सब कुछ जो है ड्रग्स के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने बायो की इन ब्रांचेस के बारे में पढ़ा जो हमें हमारे वर्ल्ड के बारे में और लाइफ के बारे में और अच्छे तरीके से समझने में हेल्प देती हैं। आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2।